है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में आप लोगों का बच्चे बहुत-बहुत स्वागत है। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए एकदम। आप लोग पढ़ते हैं तो मेरा मिजाज एकदम खुश रहता है बच्चे। आप पढ़ते हैं हमें खुशी होती है इसलिए क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए चीज़ कहीं न कहीं उपयोग हो रहे हैं, इतना से बढ़कर खुशी में हमें कुछ नहीं हो सकता है बच्चे। आप पढ़ रहे हैं हमें खुशी हो रही है इसलिए क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ कहीं न कहीं यूज़ हो रहा है बच्चे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकर वीडियो आए हैं बच्चे, जो हिंदी ग्रामर का है। सब हम धीरे-धीरे खत्म करेंगे। हिंदी, संस्कृत, जो भी पेपर है, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, नागरिक, सब धीरे-धीरे हम लोग चलेंगे बच्चे। जितना भी पेपर आप लोगों का है 11th, 12th जितना भी है, पॉलिटेक्निक जितना भी चीज़ है, हम धीरे-धीरे आप लोग को लेके चलेंगे बच्चे। हमारा क्लास आप लोग को पता होना चाहिए, पॉलिटेक्निक और 11th का बैच आप लोग को शुरू हो रहा है 25 फरवरी से। 25 फरवरी से पॉलिटेक्निक और मतलब जो 11 जो न्यू बैच जो शुरू हो रहा है बच्चे, हम 25 फरवरी से शुरू कर रहे हैं। वही जोश और ताकत से शुरू कर रहे हैं, जो एकदम नया तरीका होगा, नया पढ़ाने का तरीका होगा, नया जोश होगा, ताकि एकदम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को हम सिखा सकें बच्चे। मेरा एक ही लक्ष्य है बच्चे कि किसी भी परिवार का बच्चा एकदम शिक्षित रहना चाहिए, अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, ताकि अपने भविष्य को अच्छे तरीके से समझ सके। जीवन कैसे जिया जा जी, जीवन कैसे हम लोग जीते हैं, जीवन को कैसे हम लोग ज़िंदगी को गुज़ारेंगे, एक शिक्षा ही एक माध्यम है बच्चे। शिक्षा के माध्यम से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बिना शिक्षा के अगर अनपढ़ रहिएगा तो आपको दुनिया में कुछ पूछ नहीं होगी, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास शिक्षा हो तो एकदम दुनिया आपको समझेगी। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो आप एकदम समझिए कि बेकार जैसा पड़े हुए रहेंगे, कहीं बेकार पड़े हुए रहेंगे। इसलिए जीवन में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। माँ-बाप के सपनों को पूरा करने के लिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, जो आप ऊँचा से ऊँचा पोस्ट पर जा सकते हैं। आईएएस बनना है तो सीए शिक्षा ज़रूरी है बच्चे। आईएएस बनना है, डीएम बनना है, जो भी आपको ऊँचा से ऊँचा पद जाना है, बीपीएससी क्वालीफाई करना है, डीएम बनना है, एसडीएम बनना है, बीडीओ बनना है, तो आपको एक ही लक्ष्य होना चाहिए, शिक्षा। शिक्षा को रग-रग में बसा लीजिए। शिक्षा को रग-रग में बसा लीजिए। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको ऊँचाइयों तक लेकर जाएगी, और कोई माध्यम नहीं है बच्चे। गरीब बच्चों का एक ही माध्यम है शिक्षा। गरीब बच्चों का एक ही माध्यम है शिक्षा। अगर वो शिक्षा के महत्व को समझ लिया तो वो ऊँचा से ऊँचा पद पर जा सकता है, अपने भविष्य को उज्जवल कर सकता है शिक्षा के माध्यम से। चलिए इन्हीं की बातों से हम अपनी क्लास को बच्चे शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को क्लास में मैंने बताया बच्चे, पहला चैप्टर हिंदी ग्रामर का जो है वर्ण विचार, जो इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है। केवल 10th और 12th में नहीं आता है बच्चे। आप बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिएगा, उसमें बिहार पुलिस हो जाता है। आप एसएससी जीडी का एग्जाम देते हैं, उसमें भी आपका व्याकरण क्वेश्चन पूछता है बच्चे। सीटेट का एग्जाम दीजिएगा, उसमें भी आपका व्याकरण से क्वेश्चन रहता है। हम सब एग्जाम धीरे धीरे देते रहते हैं बच्चे, हमें सब पता है सिलेबस कि किसमें से किससे क्या आते रहता है। इसलिए जीवन में कुछ करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए हिंदी ग्रामर को एकदम साधारण मत लीजिएगा। हिंदी ग्रामर से भी रिजल्ट होता है बच्चे, हमने देखा है, हमने कई बार एग्जाम भी दिया, हमने सीटेट क्वालिफाई किया। देखिए ये सब जो हमने पढ़ाया है, इसको बार-बार पढ़ाते रहे, बार-बार पढ़ाते हैं, जिसके कारण एकदम हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जिससे हम आप लोग को भी चाहते हैं कि आपको भी कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल क्लियर कर सकें। गरीब से गरीब बच्चा को हम मतलब नीचे स्तर से हम ऊँचा स्तर को ले जाने का हम प्रयास करना है। हमको जीवन में नाम कमाना है बच्चे। हमारा यही मकसद है, एक ही मकसद है बच्चे, जीवन में नाम कमाना। हम नाम कमाएँगे बच्चे। नाम कमाने के लिए ऐसा वीडियो बनाते रहते हैं बच्चे, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहली बात यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। देखिए क्लास में बताया था क, देखिए कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो कवर्ग आपका कंठ होता है बच्चे, यहाँ पे सही ऑप्शन जाएगा कंठ। तालु तो बच्चे होता है चचा ज, दंत होता है बच्चा त थ द द, और जो मूर्छा अर्थात मूर्छा नहीं मूर्धा यहाँ पे होगा बच्चे, मूर्धा ट ठ ड ढ होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं बच्चे। प का उच्चारण स्थान, प कहने से पता चलता है प देखिए ओष्ठ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए बच्चे ओठ होगा। ऑप्शन देखिए सी होगा। घ देखिए क ख ग घ में से जो भी आएगा बच्चे वो सब कंठ जाएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ बच्चे ए होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है ख का उच्चारण स्थान, देखिए फिर सिंपल आ गया क्वेश्चन। ख क ख का उच्चारण स्थान बच्चे हो जाएगा कंठ। चलिए अगला पॉइंट थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, मतलब भाषा किसकी अभिव्यक्ति का, विचारों का माध्यम है बच्चे। हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, हम अपनी भाषा से करते हैं बच्चे। हम आपके सामने विचार आपको हम दे रहे हैं, विचार को अभिव्यक्त कर रहे हैं, किसके माध्यम से?
भाषा के माध्यम से बच्चे हम बातचीत करते हैं, भाषा के माध्यम से हम अपने विचार को दूसरे व्यक्ति से कहते हैं, भाषा के माध्यम से। इसलिए भाषा किसकी अभिव्यक्त करने का माध्यम है, विचारों का। हम लोग विचार के माध्यम से ही विचार को हम एक दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, भाषा। भाषा एक होती है मातृभाषा। मातृभाषा जो हम लोग जन्म से सीखते रहते हैं। देखिए मातृभाषा को सीखने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं होती है बच्चे, हम लोग ऑटोमेटिक परिवार में रहते रहते भाषा सीख जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो मम्मी पापा करना शुरू कर देता है, वो मातृभाषा है, जन्म से ही उसी के माहौल में उसको रखा गया है। तो किसी का मातृभाषा हिंदी हो जाता है, किसी का मातृभाषा इंग्लिश होता है। तो मातृभाषा को सीखने के लिए किसी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग का मातृभाषा जनरली हिंदी है और हिंदी माध्यम से ही हम लोग विचारों को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। कहता है व्याकरण वह ज्ञान है, थोड़ा ध्यान देंगे, व्याकरण वह ज्ञान है, व्याकरण वह ज्ञान है जो त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता है। त्रुटि पर ध्यान नहीं देता है बच्चे, देता है ना व्याकरण तो त्रुटि आप कीजिएगा तो उस पर ध्यान तो व्याकरण देता है। व्याकरण का मतलब ही होता है शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना। तो त्रुटि पर ध्यान नहीं देता है, देता है बच्चे, गलत ऑप्शन है। देखिए गलत ऑप्शन है, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। बिल्कुल बच्चे, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। भाषा प्रदान करने में व्याकरण मदद करती है हमें। और नियमों का विश्लेषण नहीं करता, करता है, नियम का विश्लेषण करता है। कैसे आपको लिखना है, हर्षई दीर्घई कैसे लिखना है, हर्षऊ दीर्घऊ कैसे मतलब करना है, ये विश्लेषण नियम के आधार पर विश्लेषण करता है बच्चे, लेकिन लिखा है नहीं करता। व्याकरण आवश्यक नहीं है, नहीं कैसे व्याकरण आवश्यक, व्याकरण के माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध शुद्ध पढ़ते हैं, शुद्ध शुद्ध लिखते हैं, तो ये आवश्यक नहीं है बच्चे। यहाँ सही ऑप्शन होगा कि मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, मानकता के आधार पर बच्चे भाषा प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, घ का उच्चारण स्थान है, क ख ग घ, कवर्ग में क्या है, कवर्ग में क्या है, कंठ होगा, कंठ होगा, ऑप्शन बी होगा बच्चे, ऑप्शन बी होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अठवां, देखिए कितना आसान है, क्लास में कितना मजे से आप लोग को पढ़ाए थे, याद होना चाहिए बच्चे। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। देखिए विसर्ग देखिए दो बिंदु से लिखा जाता है। जैसे विसर्ग में जैसे लिख दिए अतः, प्रायः, यह ह जाता है, प्रायः ह, इसलिए होगा बच्चे कंठ होगा बच्चे। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चे, कंठ। ह का उच्चारण कर देता है तो ह तो कंठ से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बच्चे, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। ये सब क्वेश्चन से डरिएगा नहीं बच्चे, एकदम हमारे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, एकदम प्रण कर लीजिए कि आप एकदम जैसे कहिएगा वैसे चलते हैं, तो बाकी तो फिर हम तो सेट कर देंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा। कहता है कौजी निम्नांकित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है। ध्यान दीजिएगा, देखिए महाप्राण और अघोष दोनों कह रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे महाप्राण भी कह रहा है और अघोष भी कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन महाप्राण में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है बच्चे, क्लास में बताया था, याद होना चाहिए। जो अल्प प्राण में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन महाप्राण में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। महाप्राण में होती है और अल्प प्राण में नहीं होती है। जैसे देखिए लिख रहे हैं क ख ग घ और अंग। देखिए क में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होता, लेकिन ख में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, ग में नहीं होती है, घ में होती है, अंगा में नहीं होती है। तो प्रत्येक वर्ग के जो दूसरा है और जो चौथा है वो बच्चे पहले तो महाप्राण कहलाता है। ये पहले दिमाग चलना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो देखिए च तो दूसरा और चौथा नहीं है, ये तो ऐसे खत्म हो गया। छ दूसरा है, अच्छा ये हो सकता है क ख ग घ, ये भी हो सकता है। च छ ज झ चौथा है बच्चे, ये भी। यहाँ पे 3 ऑप्शन जा रहा है, लेकिन महाप्राण के साथ साथ कह रहा है बच्चे को अघोष। ध्यान दीजिए, एक होता है घोष और एक होता है अघोष। तो अघोष होता है प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा को अघोष कहते हैं, और प्रत्येक वर्ग के अंतिम जो तीनों वर्ण होता है वो घोष जाता है। तो अब जो पहला और दूसरा होगा वो अघोष में जाएगा। तो आप देख लीजिए प्रत्येक वर्ग के पहला दूसरा वाला कौन है, तो पहला दूसरा वाला छ हो जाएगा, दूसरा छ हो जाएगा, क चौथा जा रहा है, ये भी चौथा जा रहा है, सही ऑप्शन बी जाएगा। आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है ओष्ठ, ओष्ठ, तो ऊ का जो उच्चारण स्थान होगा बच्चे क्या होगा, ओष्ठ होगा। ऑप्शन ए दंत तालु मूर्धा, एकदम बिल्कुल गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निम्नांकित में महाप्राण और घोष देखिए कह रहा है,
महाप्राण और घोष इनमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होने वाला रखना है। होने वाला पिछला क्वेश्चन में भी महाप्राण से आया था बच्चे, आप लोग को ध्यान देना है। देखिए पिछला क्वेश्चन में भी महाप्राण, लेकिन ये अघोष था, लेकिन अब की महाप्राण का कोची आ गया घोष। थोड़ा सा समझ लीजिए। अच्छा क ख ख ख में महाप्राण हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, ये हो सकता है। च छ ये भी हो सकता है। ट ठ ये भी हो सकता है। प फ ब भ ये भी सब महाप्राण है, लेकिन आपको चुनना है कोची घोष। तो घोष में अंतिम तीनों वर्ण आप लोग को चेक करना है, अंतिम तीनों वर्ण। तो देख लीजिए अंतिम तीनों वर्ण क ख नहीं, च छ नहीं, ट ठ नहीं, प फ ब भ अंतिम तीनों वर्ण में से आ जाएगा बच्चे ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चे, एकदम आसान आसान से सिखाते हैं बच्चे बच्चों को, इसलिए आप लोग पढ़ाई पर एकदम ध्यान दीजिए ना, बाकी तो फिर हम समझ लेंगे। देखिए कहता है किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। कंठ से भी होता है और बच्चे और तालु के भी सहयोग से होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। कंठ से भी और तालु से भी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए म कंठ और तालु नहीं होता है बच्चे, म तो बच्चे होता है ओष्ठ। ख क ख कंठ होता है बच्चे। ई च च च च च च होता है तालु। लेकिन यहाँ क्या कहता है सुनिए, कहता है कंठ एवं तालु, इसलिए सही ऑप्शन बच्चे ए होगा। ए ए ए ए ए कंठ भी और तालु भी होगा, इसलिए ऑप्शन सी होगा बच्चे। बोलने से आप लोग को पता चलेगा ऑप्शन सी। मैंने क्लास में भी सिखाया था कि कैसे 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 पकड़ना है, आप लोग को ध्यान देना है। मेरे साथ चलिए, बाकी तो फिर हम समझ लेंगे। किस वर्ण का उच्चारण कंठ से और ओष्ठ के सहयोग से होता है। कंठों से और ओष्ठों से होता है। चलिए देख लीजिए ओ। अच्छा चलिए विचार करते हैं। प फ तो बच्चे ओष्ठ होगा, घ कंठ होगा सिर्फ। ए बच्चे हो जाता है कंठ और तालु, लेकिन पूछ रहा है कंठ और ओष्ठ। ओ कंठ से भी ओष्ठ से भी। ओ कंठ से भी ओष्ठ से भी, अर्थात ऑप्शन होगा बच्चे ए, अर्थात सटीक ऑप्शन बच्चे यहाँ ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है अनुस्वार, अनुस्वार एक बिंदु होता है का उच्चारण स्थान। जैसे बच्चे अगर हम कहेंगे अनुस्वार में जैसे लिख दिए अंत अंत अंत, तो देखिए जो अनुस्वार का जो उच्चारण होता है बच्चे वो होता है नासिक से। नासिक से होता है, नाक से आप बोल सकते हैं। ये जो अनुस्वार है वो नासिक से आप बोल सकते हैं। बिना नासिक के आप अनुस्वार का उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं बच्चे, ध्यान देना है। लेकिन जो विसर्ग होता है, देखिए एक बिंदु रहेगा तो उसे अनुस्वार कहते हैं, और दो बिंदु रहेगा तो उसे हम लोग विसर्ग कहते हैं, और जब ऐसे रहता है तो इसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए ये जो अनुस्वार है उसका जो उच्चारण स्थान होगा बच्चे वो नाक होगा, नासिक होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कौन होगा, बी होगा बच्चे। फालतू ऑप्शन ऐसे सब छट जाएगा। देखिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आप लोग को नॉलेज बढ़ेगा। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे किस स्वर, देखिए एक मात्रा माने कम समय लगता है, तो कम समय लगता है स्वर वर्ण में। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे एक दीर्घ स्वर है, अक्षर है, व्यंजन है और ह्रस्व स्वर। अच्छा ठीक है, देखिए स्वर में भी आपका ऑप्शन दे दिया है ह्रस्व स्वर की दीर्घ स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ज्यादा। नाम ही है दीर्घ स्वर तो लंबा समय लगने वाला, लेकिन एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा में छोटा समय लगे, तो छोटा समय लगने वाला बच्चे ह्रस्व स्वर होगा। ऑप्शन बच्चे आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, ऑप्शन यहाँ पे बच्चे हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, दो मात्रा में लंबा समय लगे, तो लंबा समय लगने वाला दीर्घ स्वर होता है। ऑप्शन बच्चे यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम क्या बताने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं। सार्थक उच्चारित वाणी को तो बच्चे हम लोग भाषा कहते हैं। सार्थक रूप से अगर हम वाणी को प्रयोग करते हैं तो भाषा होता है बच्चे। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी, वाणी को ही भाषा कहते हैं। वाणी के माध्यम से ही हम लोग भाषा का उच्चारण करते हैं, जो बच्चे ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह के उच्चारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं बच्चे। न्यूनतम, सबसे न्यूनतम इकाई को अक्षर। जैसे मान लीजिए कि आप कलम लिखते हो तो इनमें क ल म, तो क सबसे न्यूनतम इकाई है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ऑप्शन बच्चे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 19 कहता है जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय
हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से, माने बिना अवरोध के बोलने वाले ध्वनि को हम लोग भाषा कहते हैं। अक्षर, स्वर, व्यंजन। देखिए, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहा जाता था जिनका उच्चारण बिना विघ्न बाधा या बिना अवरोध के होता है, तो वैसे वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। ऑप्शन सी देखिए लिखा है, बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है, स्वर वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन बच्चे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं बच्चे। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा बच्चे ये डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हल्का, पूर्णतः स्पर्श नहीं कह रहा है बच्चे, हल्का स्पर्श करते हैं। देखिए, पूर्णतः जब स्पर्श करता है तो उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए, व्यंजन को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन और एक होता है उष्म व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसकी संख्या 25 होती है। क, च, ट, त, प, क में 5 गो, च में 5 गो, ट में 5 गो, त में 5 गो, प में 5 गो, तो 25 हो जाएगा। लेकिन जब हल्का स्पर्श होगा तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। और एक होता है उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। तीनों स, माने दंती स, तलावी स, मूर्धनी स और एगो ह होता है बच्चे। लेकिन में हल्का स्पर्श होता है तो इसलिए इसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन ए, अक्षर, स्वर, संयुक्त व्यंजन, ये सब गलत ऑप्शन है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है, जो भी हम अक्षर पर बल देते हैं तो बलाघात से देते हैं, बल आघात करते हैं, बल से आघात लगा देते हैं। जो अक्षर पर बल लगाते हैं उसे हम लोग बलाघात कहते हैं। आप लोग को क्लास में मैंने बताया भी था बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम माने मेहनत लगाना पड़ता है, जिसमें हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, और वो भी थोड़ा श्रम लगाना रहता है, कम परिश्रम, कम मेहनत लगाना पड़ता है, जिसमें हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, तो नहीं वाला अल्प माने थोड़ा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अल्प प्राण कहलाता है, और ध्वनि, हकार की ध्वनि नहीं निकलती है अल्प प्राण में बच्चे। ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला का मतलब क, तीसरा का मतलब ग, पांचवा का मतलब अंग को कहते हैं अल्प प्राण, अक्षर, स्वर, बलाघात। अल्प प्राण है बच्चे, इसमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन ए होगा, अल्प प्राण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ध्यान देना है बच्चे, 25। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है, जिसमें हकार की ध्वनि निकलती है, उसे कहते हैं महाप्राण। ध्यान दीजिएगा, हकार जैसी ध्वनि निकलेगी, महाप्राण कहलाएगा। ऑप्शन बच्चे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेकर चलते हैं बच्चे 26 में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा जैसे मान लीजिए ख और चौथा मतलब मान लीजिए घ, दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? अल्प प्राण, अक्षर, महाप्राण। देखिए इनमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए इसे हम महाप्राण कहते हैं। ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए, तो उसे हम संयुक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं जैसे अ या आ, मान लीजिए अ या आ, आप प्लस मान लीजिए हर्ष उ या दीर्घ उ मिला देते हैं तो बच्चे ओ। मैंने बताया था, तो जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से क्या हो जाए, मिल जाए, या दो व्यंजन से मिल जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त ध्वनि। मिला हुआ ध्वनि मिलने के लिए कह रहा है तो संयुक्त ध्वनि हो जाएगा। ऑप्शन देखिए दोनों मिलकर ओ बना दे रहा है, तो संयुक्त होकर ना बना रहा है बच्चे, इसलिए संयुक्त ध्वनि होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं 28। निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है? देखिए छ, ठ, भ कभी नहीं संयुक्त ध्वनि है, ये अपने आप में रहता है, लेकिन जो त्र है बच्चे दो ध्वनि से मिलकर बनता है, इसलिए ऑप्शन बच्चे यहाँ पे 28 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेकर चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है, विराम जो चिन्ह आता है, तो विराम चिन्ह का काम है मिलाना, वाक्य को मिला देना, शब्द को मिला देना, जिसे हम लोग संगम के नाम से जानते हैं बच्चे। ऑप्शन बी आप लोग को क्लास में भी मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में उष्म वर्ण कौन है? कभी भी उष्म वर्ण कहेगा तो तीनों स याद रखिएगा और एगो ह याद रखिएगा। तो देख लीजिए इसमें कौन ऑप्शन जा रहा है। देखिए तलावी स, देखिए ये वाला जा रहा है, ऑप्शन यहाँ पे बच्चे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं 31। निम्नांकित में अंतस्थ कौन है? अंतस्थ तो बच्चे चार होते हैं, य, र, ल, व।
य र ल व, ये होता है अंतस्थ। तो सबसे पहले बात बताइए बच्चे, अंतस्थ कौन है? तो अंतस्थ तो 4 होते हैं, इसमें से आप मिला लीजिए। देखिए व जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बच्चे यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे 32। कहता है निम्नांकित में एक मात्रिक, ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित में एक मात्रिक मूल स्वर कितने होते हैं? देखिए स्वर वर्ण को भी 3 भागों में बांट दिया गया था, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर में कौन कौन आता था? याद होना चाहिए, एक आ आता था, एक हर्ष ई आता था, एक उ आता था और एक री आता था। तो देख लीजिए मूल स्वर में इसमें कौन आएगा? तलाबी सा कभी नहीं होगा, वह कभी नहीं होगा, भ कभी नहीं होगा। तो बच्चे ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे 33। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। आप लोग क्लास में बहुत बार बताए हैं, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, व्यंजन वर्ण 33 होती है। देखिए अगला, हिंदी भाषा की किस लिपि लिखी जाती है? लिपि देवनागरी लिपि हम लोग का है, तो सबको जानता है बच्चे। लिपि में देवनागरी लिपि होता है, इंग्लिश में रोमन मारिएगा, अंग्रेजी रोमन में होगा, अंग्रेजी में रोमन होगा बच्चे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वर्गों के समूह, नहीं बच्चे, वर्णों के समूह को कहते हैं, गलत लिखा गया है बच्चे, यहाँ पे वर्गों नहीं होगा बच्चे, वर्णों के समूह को कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बच्चे, ह का उच्चारण स्थान, ह बच्चे आपका कंठ होता है, बताया था मैंने क्लास में। जो विसर्ग और जो ह होता है वो बच्चे कंठ में जाता है। जो सही ऑप्शन बच्चे कौन सा होगा? सी होगा, आप लोग को पता चलना चाहिए, ऑप्शन सी होगा। तो देखिए ये जो 36 क्वेश्चन था बच्चे, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पता चला होगा। बार बार वीडियो को देखिए, इतना बार देखिए कि एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लास में जो पढ़ाते हैं उसको समझिएगा और जो हम वीडियो डालते हैं उसको देखिएगा, तो एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को संज्ञा का ऑब्जेक्टिव को समझाएंगे। आज क्लास इतना ही बच्चे, थैंक यू।